नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम कैसे हैं आप। हाजिर हैं हम आपका हाल जानने के लिए और आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए। इस सप्ताह यानी फोकस ऑफ द वीक में सबसे पहले बात करेंगे फीटल मेडिसिन की। जी हाँ, फीटल मेडिसिन एक ऐसी पद्धति हम कह सकते हैं जिसके जरिए जो गर्भस्थ महिलाएं होती हैं उनके गर्भ में जो बच्चा है शुरू के 3 महीने बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसी दौरान बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास की जो बात होती है वो सामने आती है। और फीटल मेडिसिन के जरिए जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जान सकती हैं कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरीके से सही हो पा रहा है या नहीं, और कहीं अगर कुछ गड़बड़ी नजर आती है तो उसका इलाज कराया जा सकता है। फीटल मेडिसिन में हम बच्चे के पैदा होने से पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें, पूरी गर्भावस्था के दौरान भी और पैदा होने के बाद भी। उसमें ये इलाज जो है गर्भ धारण से पहले ही शुरू होता है। जब कोई भी स्त्री चाहती है कि वो गर्भ धारण करे, उसे एक डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए ऐसी बीमारियों का पता लगाने के लिए जिनका बच्चे की हेल्थ पर या सेहत पर, उसके ग्रोथ पे, उसकी बच्चे की बनावट पे कोई भी असर आ सकता है। जैसे किसी स्त्री को पहले से डायबिटीज़ की दिक्कत है, वो एक सिंपल खून की जांच से हम पता लगा सकते हैं कि उसका शुगर बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ, उसका ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ तो नहीं है। ये बहुत मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन इनका बच्चे की बनावट पर बहुत असर पड़ता है। और जो भी स्त्री गर्भ धारण करना चाहती है उनको फॉलिक एसिड नाम की दवाई नियमित रूप से लेनी चाहिए। उन्हें अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए, हरी सब्जियां, फल आदि प्रोटीन उचित मात्रा में लेना चाहिए, जिससे आने वाला बच्चा जब गर्भ धारण करे वो उस वक्त माँ की जो सेहत है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। पहले से कोई बीमारी है तो उसका इलाज करना चाहिए, थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। और कोई पहले परिवार में ऐसा बच्चा है जो मंद बुद्धि है या पैदा होते ही ख़त्म हो गया, जिसकी बनावट ठीक नहीं रही हो, तो उसमें पहले ही डॉक्टर से मिलके देखना चाहिए कि क्या ये बीमारी अगले बच्चे में आ सकती है, और अगर आ सकती है तो हम इसका पता कब लगा सकते हैं, क्या हम उस बच्चे की ऐसी बीमारी दोबारा आने से रोक सकते हैं। गर्भ धारण करते ही आप फिर अपना अल्ट्रासाउंड, शुरुआत का अल्ट्रासाउंड कम से कम आपका सबसे पहला अल्ट्रासाउंड 3.25 महीने पर होना चाहिए, लगभग 12 हफ्ते पर, जब बच्चे के अंग, हाथ पैर, उसके आँखें, नाक, कान, ये सब चीज़ें बन चुकी होती है, बच्चे की आंत अंदर चली गई होती है, बच्चे का हृदय बन गया होता है, बच्चे की कमर की हड्डी बन चुकी होती है। तो लगभग 60% से ज़्यादा बनावटी नुक्स हम उसी वक्त 12 हफ्ते पर देख सकते हैं, जिससे कि कोई बच्चा ऐसा ना पैदा हो जिसमें मुख्य अंगों की कमी हो। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम जो बीमारी मुख्य कारण है बच्चों में मंदबुद्धि होने का, उसका हम अल्ट्रासाउंड और एक खून की जांच करके 12 हफ्ते पर 95% तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की बीमारी होगी या नहीं होगी। लगभग हर 700 में से एक बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त होता है, और यह मंदबुद्धि होने का भारत में क्या विश्व में मुख्य कारण है। इसके अलावा हम 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, और फिर हाथ से लेकर पैर तक, बच्चे के सिर से नीचे तक सारे अंग की जांच की जाती है, बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है कि उसका वज़न सही बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चे की सारी हड्डियों की लंबाई चेक की जाती है कि वो हड्डियां की लंबाई कम तो नहीं है, बच्चा कहीं छोटा तो नहीं रह रहा। अगर कोई बीमारी आ रही है तो उसी वक्त माता पिता को सचेत किया जाता है। कोई ज़रूरी टेस्ट करने हो जिसमें हमें बच्चे के आसपास पानी की जांच लेनी है या ओर नाल की जांच लेनी है, जिससे कि पता चले बच्चे में कोई गुणसूत्रों का नुक्स तो नहीं है, वो हम समय रहते कर सकते हैं। इन सब का फ़ायदा ये होता है कि बीमारी पहले पता चलने से या तो हम समय पर इलाज कर सकते हैं, और अगर बीमारी लाइलाज है तो माता पिता को सूचित किया जा सकता है, जिससे वो आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू, गर्भ को आगे ना कंटिन्यू करें, वहीं पे वो बच्चे का एबॉर्शन करवा सकते हैं 20 हफ्ते से पहले। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा पूरी उम्र अपाहिज रहेगा या मंद बुद्धि रहेगा, उस तरह की कंडीशन को बचाया जा सकता है। हम ये भी बता सकते हैं 12 हफ्ते पर कि माँ का ब्लड प्रेशर आगे चल के 8वें महीने में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बच्चा सतमासा तो नहीं हो जाएगा। इन सब चीज़ों का पहले पता लगने से हम माँ को उचित दवा देकर इन परेशानियों को बचा सकते हैं। बच्चे की वज़न कम होना हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है।
जो बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं वो आगे चलकर भी उनके विकास में दिक्कत आती है और इन बच्चों का दिमाग सामान्य विकसित बच्चे से कम होता है। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड बहुत मदद करता है। फीटल मेडिसिन में हम जो शुरुआत के अल्ट्रासाउंड है उसी से बच्चे का निर्धारित करते हैं कि वो कितने समय का, कितने हफ्ते का बच्चा है, और उसके बाद जब आप अगले अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि अगर आप 4 हफ्ते बाद आए हैं तो 4 हफ्ते में जितना बच्चा बढ़ना चाहिए वो बढ़ा है कि नहीं। हर पिछले अल्ट्रासाउंड को अगले अल्ट्रासाउंड से कंपेयर किया जाता है, जिससे कि हमें उचित मात्रा में बच्चे का विकास हुआ है या नहीं वो एकदम अच्छे से पता चलता है। तो ये सब चीज़ें फीटल मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड से हमें मदद मिलती है। कुछ लोगों के मन में ये होता है कि बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे के कुछ असर पड़ सकता है बनावट पर, दिमाग पर यह एक भ्रम है। अल्ट्रासाउंड को विकसित हुए 50 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा गया कि अल्ट्रासाउंड की वजह से किसी बच्चे में कोई दिक्कत आई हो। तो जब अल्ट्रासाउंड बताया जाता है, कोई डॉक्टर कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, तो ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी उतना ही अल्ट्रासाउंड आपको बताएंगे करने के लिए जितना ज़रूरी है। 3 अल्ट्रासाउंड हम चाहते हैं कि हर गर्भवती महिला का हो। एक लगभग 3.25 महीने पर जब बच्चा 12 हफ्ते का होता है, एक 18 से 20 हफ्ते में जो 5वें महीने में होता है, और तीसरा अल्ट्रासाउंड 8वें महीने में 32 से 34 हफ्ते के बीच में होना चाहिए। अगर ये 3 अल्ट्रासाउंड हम सभी महिलाओं के करते हैं तो हम 80% से ज़्यादा बीमारियों को रोक सकते हैं। और इसमें जो माँ कभी बच्चे को जन्म देते समय हाई ब्लड प्रेशर से जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन अकारण मौतों को बच्चों की भी और माँ की भी बचाया जा सकता है। अगर परिवार में पहले किसी बच्चे को वंशानुगत बीमारी है, जैसे थैलेसीमिया, जिसमें बच्चे को हर 3 हफ्ते पर खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बीमारी हम 11 हफ्ते पर पता लगा सकते हैं कि अगले बच्चे में है या नहीं है। और उसमें अगर बीमारी आती है तो 12 हफ्ते तक आप गर्भपात करवा सकते हैं, क्योंकि 12 हफ्ते से पहले गर्भपात कराने में माँ के लिए समस्या कम होती है। 12 हफ्ते के बाद माँ के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है गर्भपात करवाना। अगर आपको 11 हफ्ते पे मालूम पड़े कि बच्चे में कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि बच्चे को सारी उम्र इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको जानना बेहतर है, बजाय इसके कि आप जन्म के बाद पता लगे कि बच्चे को बीमारी है कि नहीं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एक टेस्ट होता है HPLC, जिससे पता चलता है कि कोई इंसान थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। ये टेस्ट हर व्यक्ति का शादी से पहले होना चाहिए। अगर कोई थैलेसीमिया माइनर है तो आपकी जिससे शादी होने जा रही है उसका भी HPLC टेस्ट करवाइए कि वो थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। अगर दोनों स्त्री पुरुष थैलेसीमिया माइनर होते हैं तो बच्चे में 25% चांस है कि उसको थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। अगर आप ये जांच शादी से पहले कर लें और ऐसे इंसानों के आपस में शादी ना होने दें तो हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो खाना खा रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। कोई आप सब्जियां, फल हैं, उनको अच्छे से धोकर पकाकर खाइए। कच्ची फल सब्जियों से कई बार पेट में ऐसे कीड़े जा सकते हैं जिनका असर बच्चे के बनावट पर पड़ता है। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गाँव में अक्सर हम कोई चीज़ हाथ धोए बिना खाए या फ्रूट, सब्जियां कोई भी बिना धोए खाए, उससे कई बार माँ को दिक्कत आ सकती है। डॉक्टर भलीभांति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, साथ ही जो मरीज यहाँ पहुँचते हैं किस तरीके से इनका लाभ उठा रहे हैं ये भी जानिए। मैं दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर रचना के टच में आई, जो फीटल मेडिसिन के अंदर कंसल्टेंट है। मेरे को रेफ़र किया गया डॉक्टर साधना गुप्ता के थ्रू। मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, इसलिए मुझे यहाँ रेफ़र किया गया। पहला बच्चा मेरा सिजेरियन था, तो इसलिए मुझे फीटल मेडिसिन में रेफ़र किया गया। यहाँ पे मुझे बहुत फ़र्क लगा नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में और फीटल मेडिसिन के अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि वहाँ पे बच्चे का नॉर्मल बताते हैं कि आपका बच्चा ठीक है नहीं है। यहाँ पे मुझे अपने बच्चे की हर डिटेल बताई गई, कितना बढ़ गया है, कितनी लेंथ है उसकी, क्या वेट है, कैसी धड़कन है, और मैं अपने बच्चे को पिक्चर में क्लियरली देख पाई। यहाँ पे मैंने फीटल मेडिसिन्स में आकर के अपना अल्ट्रासाउंड कराया जब मेरी प्रेगनेंसी थी। शुरू के दिन में मेरी प्रेगनेंसी में मैंने नॉर्मल स्कैन कराया था, जिसमें वेट के बारे में उन लोगों ने जितना वेट बोला था वो हेल्दी नहीं था मेरा बेबी शुरू के कुछ वीक्स में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फीटल मेडिसिन में आके अपना अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे बेबी का वेट कम है।
फीटल मेडिसिन में हमें ये फ़ायदा होता है अल्ट्रासाउंड कराने का कि हमें एक एक चीज़, बच्चे की एक एक हड्डी, बच्चे की पेट की चीज़ें, बच्चे की दिल की धड़कनें, इवन बच्चे का दिल, हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। हमारी फीटल मेडिसिन की डॉक्टर रचना हमें हर चीज़ समझाती हैं, दिखाती हैं एक एक चीज़ में क्या उसमें नुकसान है, बच्चे का वज़न अब कितना है, बाद में कितना होगा, कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करती हैं अच्छे से। मेरे यहाँ पे कम से कम 5 अल्ट्रासाउंड हुए थे। फीटल मेडिसिन में हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो मैम हमेशा ये बोलती है कि आप 1 हफ्ते बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करा लीजिए आकर के। हर चीज़, मेरे बच्चे का वज़न कम था, वो मुझे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चला, वो मुझे यहाँ पे आकर के पता चला। फिर इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान मेरी कुछ और चीज़ें भी पता चली थी जो कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ा। वो हमें इसी से पता चला, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चला था। मैंने पहले इसका अल्ट्रासाउंड करवाया था तो मुझे उसमें सिंगल अम्बिलिकल बताया, वो मुझे समझ नहीं आया, ना ही उनको समझ आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने रचना मैम से करवाया, उन्होंने मुझे बताया इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी आपका ठीक है। बेबी के बारे में भी बताया मैम ने मुझे, और वो काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती हैं, अपने पेशेंट को अच्छे से बताती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ कई बार अल्ट्रासाउंड करवाया, ट्रीटमेंट पूरा मैंने यहीं से ही लिया और आज मेरा बेबी भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि और मैंने इसको सबसे मिलवाया है इधर। पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं, हम कितनों को तो हमने बहुत कई दिन बाद अपॉइंटमेंट दे पाती हूँ। पेशेंट को मैं हमेशा यही बताती हूँ कि आप मेरे से कम 1 हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि मैं आपको प्रॉपर टाइम दे सकूं, क्योंकि पूरा इस अल्ट्रासाउंड को करने में 1 से सवा घंटा हर पेशेंट को लगता है, क्योंकि उनका बहुत डिटेल में देखा जाता है और उसमें सारा बताया जाता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, बेबी की लेंथ कैसी है, उसका पूरा एक एक पार्ट, हाथ, पैर, मुंह, हार्ट, दिमाग उसका बिल्कुल प्रॉपर है नहीं है, सारी जो भी कमी होती है वो भी बताई जाती है कि बच्चे में ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तो वो भी बच्चा उस टाइम पे टाइम उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर रचना बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करती हैं। और यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए कैसे हैं आप। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। और यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए कैसे हैं आप। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। जीवन शैली का अगर बात की जाए, हम कहीं भी जाते हैं हमें कहीं ना कहीं शोर सुनाई देता है, या रोज दिनचर्या की अगर हम बात करें, चाहे हम दफ्तर में हो, सड़कों पर हो, कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण हमें नजर आ जाता है और वही हमारे कानों को तकलीफ भी देता है। इस ध्वनि प्रदूषण से हम अपने कानों को कैसे बचा सकते हैं और किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो, आइए जानते हैं। अनावश्यक ध्वनि को शोर कहा जाता है। शोर के नापने की इकाई को डेसिबल या डीबी कहते हैं। यह ध्वनि की तीव्रता को नापती है। भूमि से ऊपर उठते समय जेट विमान के शोर की तीव्रता 120 डीबी तथा बड़े शहरों में जहां मोटरों, ट्रकों, घोड़ा गाड़ियों वगैरह का तांता बधा होता है 90 डीबी होती है। सहन शक्ति की लगभग सीमा 140 डीबी है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि मनुष्य 85 डीबी तीव्र ध्वनि में लगातार अधिक समय तक रहे तो उसके सुनने की शक्ति कम हो जाती है। शोर से और क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, आइए इस संबंध में और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञ से। ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पॉल्यूशन आधुनिक समाज की एक देन है।
इसका कारण यह है कि बड़े बड़े शहरों में जहां रोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर जिस प्रकार के कार्य करते हैं या जितना ट्रैफिक होता है या कुछ मनोरंजन की ही चीज़ें जैसे ट्रांजिस्टर या टेलीविज़न, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होती है। थोड़ी थोड़ी ध्वनि का होना ज़रूरी है। अगर इंसान एक बिल्कुल ही साइलेंट सी जगह पर रहे तो भी उसका दिमाग इधर उधर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ध्वनि की मात्रा बढ़ती है, कुछ ध्वनि के बाद व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति और उसके पूरे शरीर की प्रक्रियाओं पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। भारत के अधिकांश लोग शोर के बुरे असर से वंचित नहीं हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता जैसे शहरों में 70 डीबी से 90 डीबी तक शोर बराबर बना रहता है। घर के अंदर भी प्रायः यही स्थिति रहती है, क्योंकि गर्म जलवायु के कारण दरवाजे और खिड़कियां खुली रहती हैं। एक अध्ययन के अनुसार नगर में रहने वाले 50 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर लोगों की सुनने की क्षमता सामान्य नहीं होती। ऐसा पाया जाता है कि तेज आवाजों से, जो कि अचानक तेज आवाज होती है, उससे व्यक्ति में एक खास प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसे हम स्टार्टल रिएक्शन कहते हैं। स्टार्टल रिएक्शन में व्यक्ति बहुत एकदम टेंस हो जाता है, समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए, और उस वक्त में अपने आसपास के लोगों के साथ उसके जो संबंध हैं वो भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, या उसे जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो व्यक्ति जो कि नॉइज पोल्यूशन वाले एरिया में ज़्यादा देर तक काम करते हैं, उनके आपसी संबंधों में फ़र्क पड़ता है, उनकी कंसंट्रेशन पर फ़र्क पड़ता है, उनकी काम करने की शक्ति के ऊपर असर पड़ता है, उनकी नींद के ऊपर असर पड़ता है, उनके पाचन क्रिया पर असर पड़ता है, उनका रक्तचाप बढ़ना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा देर के लिए अगर ऐसा शुरू हो तो उनमें तनाव के कुछ लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई और शारीरिक या मानसिक बीमारियां इंक्लूडिंग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीजेस होनी शुरू हो जाती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि शोर से रक्तचाप और हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। तंत्रिकाओं पर शोर का बुरा असर पड़ता है। जो लोग ज्यादा शोर में काम करते हैं वे अति संवेदी हो जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शोर मृत्यु को धीरे धीरे समीप लाने वाला एजेंट है। प्रगतिशील देशों में ध्वनि नियंत्रक कानून का लोग पालन करते हैं। लाउड स्पीकर या मोटरों और बसों के हॉर्न की आवाज तो कभी कभी ही सुनाई देती है। बड़े महानगरों में खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि किसी काम में जहाँ पे कि नॉइज पोल्यूशन हो रही है ये पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए उन्हें कुछ और एहतियात बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जैसे कि हेडफोन्स, जिससे कि नॉइज पोल्यूशन कम की जा सके। अगर नॉइज बहुत ज़्यादा है तो कुछ समय के लिए हेडफोन्स के अंदर कॉटन भी रखी जा सकती है। जो घरों में इस्तेमाल होने वाली रुई है उसको दोनों कानों के बीच में अगर डाल दिया जाए तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन कम हो सकती है। कुछ जगहों पर लोग म्यूज़िक हेडफोन्स के अंदर भी सुनते हैं, जिससे कि जो जिस तरह की नॉइज़ है उसको कट ऑफ किया जा सके। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ज़्यादा देर के लिए नॉइज़ वाली जगह से अपने आप को दूर रखें, और अगर आपको अपने शरीर और मन के ऊपर नॉइज़ की वजह से कुछ बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं तो या तो वहाँ से हट जाएं, और अगर उसके असर आने शुरू हो गए हैं तो या अपनी काम को या घर को चेंज करें, क्योंकि अगर वो चीज़ चलती रहेगी तो शरीर और मन के ऊपर परमानेंट डैमेज भी हो सकती है। हमारे देश में हालांकि 1986 का पर्यावरण संरक्षण कानून शोर पर प्रतिबंध लगाता है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी लाउड स्पीकर आदि बजाने के लिए नियम जारी किए हैं, लेकिन इन नियम कानूनों का सख्ती से पालन करवाना जरूरी है, जिससे सड़कों, रिहायशी इलाकों, कारखानों और सार्वजनिक स्थानों पर शोर कम किया जा सके। कैसे हैं आप में अब बारी है हेल्थ स्निपेट्स की। जी हां, अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उन बातों पर भी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छी रहेंगी। काली मिर्च अपने खास गुणों की वजह से पूरे विश्व में मसालों का राजा कहलाती है। ये विश्व को भारत की ही देन है। 2 कप पानी में थोड़ा सा अदरक और काली मिर्च के 4 दाने पीसकर डालें और तब तक उबालें जब तक पानी 1 कप ना रह जाए। इसमें 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर धीरे धीरे पीने से खांसी में आराम मिलता है। अस्थमा के लिए 20 ग्राम अदरक, काली मिर्च के 6 दाने और तुलसी की पत्तियों को पीसकर मिला लें और उसे आधा लीटर पानी में तब तक उबालें जब तक वो आधा रह जाए।
इस मिश्रण में 2 चम्मच शहद मिलाकर गर्म गर्म पीने से अस्थमा में लाभ मिलता है। मलेरिया के लिए 4 काली मिर्च के दानों को पीसकर 1 बड़ा चम्मच शहद के साथ सेवन करने से मलेरिया से आराम मिलता है। एक पका हुआ केला हम जानते हैं पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। मसल और नर्व के फंक्शन के लिए एक जरूरी मिनरल है। ब्लड प्रेशर को भी केला सामान्य रखता है। केला पेट के अल्सर आदि में उपयोगी है, ये तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा ये सिगरेट, तंबाकू आदि की लत से भी छुटकारा दिलाता है। केले में विटामिन ए, B6, B12 और विटामिन सी होते हैं तथा इसके साथ ही पोटेशियम और मैग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ भी होते हैं। अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हैं तो केला काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें वसा 0.5% से भी कम होता है और कैलोरी भी काफी कम होती है। दूध में केला पीसकर शिशुओं को खाने में देना एक संपूर्ण आहार है। पेट के अल्सर आदि में केले का सेवन काफी लाभदायक होता है। डायरिया आदि में केले का सेवन काफी फायदा पहुंचाता है। तो देखा किसान भाई, लगातार आपको हम जानकारी देते हैं इस कार्यक्रम के जरिए, लेकिन आप भी अगर कोई अपनी सवाल या समस्या हमारे पास भेजना चाहें तो उसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कैसे हैं आप, कमरा संख्या 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी और आपको देंगे स्वास्थ्य संबंधी और भी जानकारी। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।